नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पहले बताता हूँ, सॉरी थोड़ा एक दिन लेट हो गया है नेपाल का न्यूज लाने के लिए। बट जितना भी न्यूज लाया पूरा लाया हूँ। नेपाल पे जो भी आज के डेट पे अनरेस्ट है, उसके पीछे कौन है, ठीक है, क्या रीजन है, नेपाल पे पहले क्या था, अभी क्या है, और कल नेपाल क्या चाहता है, सब कुछ लेके आए हो। ओके ओके। सब लोग को पता चल ही गया है, नेपाल जो प्रोटेस्ट का अपडेट था, नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर था केपी ओली शर्मा। ओके, केपी ओली शर्मा ने रिजाइन कर दिया, पार्लियामेंट को आग लगा दिया गया, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, ओके, सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को भी आग लगा दिया गया। मैं आपको गाइस एक व्लॉगर का रॉ फुटेज लेके आया हूं। उसमें देखिए कि मतलब जो भी मीडिया दिखा रहे हो तो दिखा रहा है, वो कट वगैरह फुटेज, मैं आपको रॉ फुटेज दिखा रहा हूँ, कैसे प्रोटेस्टर लोग प्रोटेस्ट करना चालू किए, फाइनली कैसे आग लग गए। तो ये एक व्लॉगर था, ओके, अमेरिकन व्लॉगर, वो नेपाल पे विजिट पे था, घूम रहा था, व्लॉग बना रहा था जब ये प्रोटेस्ट चालू हुआ। तो देखिए प्रोटेस्ट कैसे स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, कोशिश कर रहा था, जनता उतना भड़क रहा था अंदर से, उतने गुस्से में आ रहा था, ठीक है। ये सब हो गया, ये सब धीरे धीरे, पर ये सब जब चालू हुआ, चालू होने के 6 घंटे के अंदर पूरा सब कुछ, पूरा देश खत्म हो गया 6 आवर्स के अंदर। तो ये धीरे धीरे जब प्रोटेस्ट चालू हुआ, उसका 6 घंटे बाद मतलब गाड़ी मतलब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पुलिस को नहीं मान रहे, मतलब पूरा सब कुछ हालात बिखर गया था 6 घंटे के अंदर पे। अब जानिए इसका नेपाल का पूरा स्टोरी समझते। नेपाल पे ना 2008 तक किंग था, राजा था, हम लोग जैसे पहले राजा रहता था, ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज था, बाबर का टाइम पे जो राजा था, जो भी था, नेपाल पे ऐसा राजा था 2008 तक। फिर नेपाल पे कोई ना कोई बोला कि ये राजा वाजा नहीं चलेगा, हम लोग को गवर्नमेंट चाहिए। तो नेपाल पे कुछ लोग पावर की लालच पे अपने जनता को भड़काने लगा। ये नेपाल का लास्ट राजा था, जिसका नाम था ज्ञानेंद्र बहादुर। ओके, ज्ञानेंद्र बहादुर लास्ट राजा था। उसके बाद पब्लिक को भड़काने लगे, पब्लिक भी भड़क गए और राजा को फाइनली हटा के गवर्नमेंट लेके आया। बोला इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हम लोग एक छोटा कंट्री है, हम लोग इंडिया के साथ, चाइना के साथ ट्रेड करके हम लोग स्विट्जरलैंड जैसा बन सकते हैं। बहुत सपने दिखा, फाइनली गवर्नमेंट पे आए। गवर्नमेंट में पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का गवर्नमेंट आता है, उसका सत्ता 3 से 4 महीना चलता है। चलने के बाद उसका पार्टी टपल हो जाता है, ठीक है, इलेक्शन होता है, उसका पार्टी टपल हो जाता है, गिर जाता है। गिरने के बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट पे आता है, जिसका पहला थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये है आपका इसका नाम देव बहादुर देउवा है, ठीक है। तो इसका नाम है, ये पहला नेपाल का एक थोड़ा बहुत लंबा टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो आप देख सकते हैं नेपाल का जो पहला पार्टी जो जीता था, वो है नेपाली कांग्रेस। ओके, वो 2008 का आप देख सकते हैं अप्रैल 1 अप्रैल पे उन लोग का वोट का रिजल्ट आया था, सॉरी 11 अप्रैल। तो रैली वगैरह निकाले थे, नेपाल का कांग्रेस जीत गया था, नेपाल पे पहली बार गवर्नमेंट है। सब कोई बहुत उम्मीद लेके बैठा था कि गवर्नमेंट आया, इंडिया जैसे हम लोग तरक्की करेंगे, चाइना जैसे तरक्की करेंगे, अमेरिका जैसे तरक्की करेंगे, सब बड़े बड़े सपने दिखाए। तो नेपाल का जो किंग था ज्ञानेंद्र बहादुर, वो नेपाल को ठीक ठाक अच्छा चला रहा था। बट फाइनली वो भी बोला ठीक है, तुम लोग को गवर्नमेंट चाहिए तो मैं स्टेप डाउन कर जाता हूँ, तुम लोग का पार्लियामेंट वगैरह, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाना है बना। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये है 2008 का नेपाल का जीडीपी ग्रोथ। ओके, और ये आपका 2024 का नेपाल का जीडीपी ग्रोथ। अगर आप इसको ऐसे मेजर करेंगे तो गवर्नमेंट बोला था कि जैसी गवर्नमेंट आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, डेमोक्रेसी आएगा, सरकार आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। पर फाइनली आप अगर 2008 से 2024 तक देखेंगे, उल्टा किंग के टाइम पे, राजा जब राजा की मतलब दौर था, उस टाइम पे जीडीपी ग्रोथ नेपाल का ज्यादा था। उल्टा अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट के अंदर जो बढ़ना चाहिए था, वो कम हो चुका है। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, रॉयल रिवाइवल ऑफ नेपाल आफ्टर 13 गवर्नमेंट्स इन 17 ईयर्स, 17 साल पे 13 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुका है। हम लोग अगर इंडिया पे आप देखेंगे तो एक गवर्नमेंट 5 साल तक स्टेबल रहता है, तो 17 साल पे लिटरली 3 गवर्नमेंट चेंज होकर चौथा गवर्नमेंट होना चाहिए। पर नेपाल का गवर्नमेंट इतना अनस्टेबल था कि 17 साल पे 17 ईयर्स में 13 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुका था। नेपाल का जनता को ये 17 ईयर्स में फाइनली लोग समझ में आ गया कि ये गवर्नमेंट को लाके हम लोग सिर्फ नेपाल पे करप्शन को इंक्रीज किया है, नेपाल कहीं आगे नहीं जा रहा है, उल्टा पीछे जा रहा है, नहीं तो जिधर था उधर ही है 2008 से। तो नेपाल का जो पब्लिक था, उस पर डिमांड बढ़ने लगा कि हम लोग के लिए तो राजा ही सही था, किंग सही था, वो मतलब दे वांट किंग बैक। ओके, उन लोग फिर से किंग वापस चाहता था। अब नेपाल का जो गवर्नमेंट पे जो सत्ताधारी पार्टी था, अब उधर कम्युनिस्ट पार्टी बोलिए, ठीक है, कांग्रेस बोलिए, जो भी था, उन लोग गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, उन लोग गवर्नमेंट को बंद करके फिर किंग को वापस नहीं लाना चाहते। तो नेपाल के अंदर धीरे धीरे ये गुस्सा बढ़ने लगा। उसके बाद देखिए, बड़े बड़े फॉरेन मीडिया, ये मीडिया बोलते हैं नेपाल के पास
जितना पैसा है उसके हिसाब से नेपाल को जितना ग्रो करना चाहिए था उतना ग्रो नहीं हुआ। सब कंट्री पे थोड़ा ज्यादा कम करप्शन है, ठीक है, मैं मानता हूं, बट नेपाल पे जो करप्शन था वो नेक्स्ट लेवल धीरे धीरे पहुंच रहा था। अ ग्रोइंग चैलेंज फॉर गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए नेपाल ने राजा को हटा के गवर्नमेंट लेके आया था, पर इतना करप्शन बढ़ गया था जो एक अच्छा गवर्नमेंट को चलने ही नहीं दे रहा था, ठीक है। इसीलिए देखिए ना, जो कंट्री, अगर कोई कंट्री स्टेबल हो तो 17 साल पे, 17 ईयर्स पे 13 टाइम्स कभी गवर्नमेंट चेंज होता है क्या? मतलब आप मान सकते हैं कि हर एक साल 2 महीने पे एक गवर्नमेंट चेंज हुआ है, एक साल 2 महीने पे एक गवर्नमेंट चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब एक गवर्नमेंट 3 साल भी पूरा नहीं कर पाया। पाकिस्तान पे भी आज तक कोई गवर्नमेंट 5 इयर्स पूरा नहीं कर पाए, इतना अनस्टेबल कंट्री है, बट गवर्नमेंट एटलीस्ट 3 साल तो पूरा कर ही लेता है पाकिस्तान पे भी। नेपाल पे तो 1.5 साल, 1.5 ईयर भी पूरा नहीं कर पाया कोई भी गवर्नमेंट। ओके, इसके बाद नेपाल पे धीरे धीरे जनता के अंदर गुस्सा बढ़ है। अब नेपाल ने सबसे बड़ा गलती क्या किया? नेपाल ने सोचा चाइना इंडिया का राइवलरी है, झगड़ा है, चाइना अमेरिका का झगड़ा है, तो ये क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे बैठ के दोनों से एडवांटेज लेते रहेंगे। नेपाल चाइना के साथ अच्छा रिलेशन बना है, चाइना नेपाल को बोला तुम हम मतलब चाइना ने नेपाल को बोला कि हम लोग नेपाली लैंड यूज करेंगे, उसमें इंडिया और यूएसए को एंट्री मत देना। नेपाल बोला ठीक है, हम लोग इंडिया यूएसए को एंट्री नहीं देंगे, आप आ जाओ हमारे जमीन पे, आपको जो करना है करो, प्रोजेक्ट बनाने के नाम पे मिलिट्री बेस बना लो, हमारा गांव को कब्जा कर लो, जो करने का, हम लोग को पैसा दे दो। तो चाइना से बैठे बैठे आराम से वो फल खा रहा था। उसके बाद नेपाल ने फिर क्या करता था, यूएसए के साथ हाथ मिलाता था, बोलता था हम लोग चाइना के साथ नहीं जाएंगे, आप हम लोग को थोड़ा पैसा दे दो, लोन दे दो। यूएसए से पैसा लेता था। इंडिया के पास फिर आता है, आके बोलता है कि हम लोग को मदद करो, ठीक है, नहीं करोगे तो हम लोग को मजबूरी पे चाइना के पास जाना पड़ेगा। और इंडिया क्यों चाहेगा कि नेपाल एक पड़ोसी कंट्री, नेबर इंडिया का जो दुश्मन है चाइना, उनके पास है, तो इंडिया भी उसको मदद करता था। तो ये तीनों साइड से मस्त अच्छा सा गेम खेल रहा था, सबसे पैसा ले रहा था, सबसे ये कर रहा था। अब तीनों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट फाइनली नेपाल हमेशा से चाइना की तरफ टिल्टेड था। क्यों? नेपाल का जो मेन पार्टी था वो कम्युनिस्ट पार्टी था, और चाइना पे भी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी मिलता था, इसीलिए नेपाल हमेशा चाइना की तरफ टिल्टेड रहता था। नेपाल का गवर्नमेंट, नेपाल का जब किंग था वो हमेशा इंडिया की साइड पे टिल्ट रहता था, पर नेपाल का गवर्नमेंट जब से हमेशा चाइना की तरफ टिल्ट होता था। अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो नेपाल एक चीज समझ में नहीं आया कि ये जो यूएसए है, इंडिया है, चाइना है, इन लोग एकदम बड़े हाथी जैसे हैं। जब दो हाथी लड़ते हैं ना, दोनों का कुछ हो या ना हो, ठीक है, नीचे जो ग्रास रहता है ना, नीचे जो घास रहता है, वो हमेशा कुचल दिया जाता है, वो हमेशा स्मैश हो जाता है, वो हमेशा इफेक्टेड होता है। तो नेपाल सोचा था मैं घास होकर मजा लूंगा, पर आज के डेट पे ना चाइना का कुछ हुआ, ना इंडिया का कुछ हुआ, ना यूएसए का कुछ हुआ, बीच में नेपाल बर्बाद हो गया। नेपाल वो दो हाथी के बीच में घास बन के, ठीक है, नेपाल जी रहा था, जो नेपाल कभी समझ नहीं पाए। तो इतना सब धीरे धीरे देखिए, नेपाल चाइना के पास जा रहा है, इंडिया के पास जा रहा है, फिर नेपाल के जो आम खुद के नेपाल के अंदर जो जनता है, जिसको फिर से किंग वापस चाहिए था, ठीक है, वो मतलब किंग को भी उन लोग नेपाल लाने नहीं दे रहा। तो नेपाल का जो सोशल मीडिया था ना, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड वायरल होने लगा कि नेपाल का जितना भी सरकार है, जितना भी एमएलए एमपी है, उन लोग का जो किड है, उन लोग फॉरेन पे जाके मस्ती कर रहे हैं, यूरोप पे जाके, अमेरिका पे जाके, पर इधर नेपाल का आम जनता गरीबी पे मर रहा है। अब नेपाल ने क्या किया, ये सब बहुत फैल रहा था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहा है ना ये जो यूट्यूबर टिकटॉकर से। तो नेपाल ने क्या किया, आपका जो फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, यूट्यूब वगैरह बैन कर दिया। तो नेपाल धीरे धीरे एक टिकिंग टाइम बम हो रहा था, कभी भी फटने के लिए रेडी था नेपाल, ठीक है। तो धीरे धीरे नेपाल एक टिकिंग टाइम बम था, नेपाल का गवर्नमेंट समझ नहीं पाया। अब ये देखिए, जब सोशल मीडिया ऐप लाइक इंस्टाग्राम, आप बोलिए फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, स्नैपचैट, ओके, व्हाट्सएप, ये सब पे जब नेपाल का जो एमएलए एमपी का जो किड फॉरेन पे जाके उन लोग मस्ती करते, उन लोग वो वीडियो टिकटॉक पे डालते, तो उस वीडियो को डाउनलोड करके नेपाली जो यूट्यूबर है, जो इन्फ्लुएंसर है, वो पूरे नेपाल का जनता को दिखाने लगे कि देखो हम लोग इधर गरीबी पे पड़े, हम लोग का पैसे को करप्शन करके, चोरी करके, ये नेता का जो भी मतलब सन डॉटर है, इन लोग कैसे जाके मजे कर रहे हैं बाहर। अब गवर्नमेंट क्या किया, अरे हम लोग के अगेंस्ट पे तो प्रूफ इकट्ठा हो रहा है, तो नेपाल पे तो कभी भी किंग वापस आ सकते हैं, गवर्नमेंट कभी भी गिर सकते हैं। तो इन लोग ने क्या किया, पूरा सोशल मीडिया को बैन कर दिया। अब आपको पता है सोशल मीडिया मतलब जनरली अमेरिका का सोशल मीडिया होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, बट नेपाल ने एक सोशल मीडिया बैन नहीं किया, वो है आपका टिकटॉक। सबको पता है टिकटॉक चाइना का है। तो अमेरिका को अब इसमें अंदर से बहुत गुस्सा आ गया कि मतलब अच्छा, तुम चाहे बैन करना है तो सारा सोशल मीडिया बैन कर दो, पर चाइना का नहीं किया, हम लोग का मतलब अमेरिका का जितना भी सोशल मीडिया बैन कर दिया। तो अमेरिका अंदर ही अंदर गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद फाइनली ऐसे एक थ्योरी बताया जा रहा है कि अमेरिका का अंदर से CIA इंडिया के भी खिलाफ जा रहा था, नेपाल अगेंस्ट पे जा रहा था, चाइना के गोद पे बैठ रहा था। तो भले नेपाल एक
प्लेग्राउंड बन गया था, नेपाल एक ग्राउंड बन गया था कि इंडिया वर्सेस चाइना, अमेरिका वर्सेस चाइना, और वो जो भी फाइट हुआ, जो भी हुआ, कहाँ हुआ, नेपाल पे हुआ। इसीलिए नेपाल का गवर्नमेंट को ही पलट देगी, अच्छा तुम चाइना को ज्यादा सपोर्ट करोगे तो चलो तुमको ही हटा देते। तो इसीलिए नेपाल पे धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। फिर प्रोटेस्ट कैसे वायलेंट क्यों हो गया, देखिए प्रोटेस्ट कर रहा था, उन लोगों का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग था ना, बिल्डिंग को क्रॉस करके, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के कुछ स्टूडेंट पार्लियामेंट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम पे नेपाल का होम मिनिस्टर ने क्या किया, ऑर्डर दिया कि फायरिंग करो। जैसे ही बोला फायरिंग करो तो 13 स्टूडेंट मर गए। जैसे ही 13 स्टूडेंट मर गया, तब पूरा ये जो जेनजी जनरेशन है स्टूडेंट है, ये गुस्सा हो गया कि अब तो छोड़ेंगे नहीं, बोल के फिर ये सब पार्लियामेंट बिल्डिंग पहले जला, सुप्रीम कोर्ट जला, ये सब जला दिया। ओके अब देखिए इधर लिखा है व्हाई नेपोकिड कैंपेन इज गोइंग वायरल अमिड सोशल मीडिया। तो इन लोग बोला है नेपोकिड, नेपोकिड, नेपोटिज्म, नेपोकिड। तो नेपोकिड का जो ट्रेंड था वो धीरे धीरे आपको पता है वायरल हो रहा था। एमएलए एमपी का जो भी किड्स था, उन लोग क्या कर रहे थे, बहुत मजे कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, व्हाट्सएप वगैरह, यूट्यूब वगैरह पे स्टोरी डाल रहे थे, टिकटॉक पे रील बना के डाल रहे थे, टिकटॉक बना के डाल रहे थे। ये सब पूरा नेपाल का जनता जब देखो, उन लोग और भड़क उठे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेपाल यूथ वर्सेस नेपोकिड्स। अब ये क्या हो गया, नेपाल का आम जनता, नेपाल का यूथ, मतलब जो जिसको जेनजी प्रोटेस्ट माना जा रहा है, तो नेपाल का यूथ एक साइड हो गया, एक साइड उन लोग किसके खिलाफ हो गया, ये जो मिनिस्टर का जो किड्स है, नेपोकिड्स जिसको बोला जा रहा है, इन लोग को खिलाफ हो गया। अब नेपाल का यूथ क्या बोल रहा है, हम लोग एक जनरेशन है जो एक टूटा हुआ सिस्टम बन गया है नेपाल पे, इसके अगेंस्ट पे खड़े रहेंगे, बोल के नेपाल पे आज के डेट पे रिवॉल्ट कर दिया। अब इन लोग का एक ही मोटो था, जो भी गवर्नमेंट से आज से रिलेटेड है या 5 साल पहले रिलेटेड था, भले पुराना हो या आज का हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबने करप्शन किया, सबने नेपाल को डिस्ट्रॉय किया। तो नेपाल का जो एक्स पीएम है, उनका घर पे घुस के उनका जो बीवी है, वाइफ है, उसको जिंदा जला दिया गया, बर्न्ट अलाइव। पूरा प्रोटेक्शन ने उसके वाइफ को जिंदा जला दिया। ओके, उसके बाद आप ये देख सकते हैं नेपाल का ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कैसे पूरा आग लगा दिया, ये तो पूरा जल के राख हो गया, जल के खत्म हो गया। ओके, अब अगर आप ठीक से देखेंगे कि तो कुछ दिन पहले शेख हसीना के खिलाफ, भले वो अमेरिका ने करवाया, जो भी करवाया हो, ठीक है, सेम टाइप का प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट लोग किए थे, यंगस्टर किए थे। आज के डेट पे नेपाल पे सेम हो रहा है। अभी इसके पीछे ऐसे बोला जा रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है, किसने करा है, कहीं ये अमेरिका का सीआईए करवाया क्या, अपने खुद को मतलब चाइना के ऊपर सुप्रीमेसी दिखाने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं नेपाल का गवर्नमेंट के साथ मिलकर चाइना पूरे दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि नेपाल का ग्राउंड पे तो चाइना हमेशा है, हमेशा रहेगा, चाइना इज विनिंग ऑन द नेपाल्स ग्राउंड। बट कहीं ना कहीं यूएसए अभी ये बोला जा रहा है, चाइना को दिखा दिया कि असली बॉस कौन है। तुम जिस ग्राउंड पे खड़े होके बोल रहे थे कि चाइना इज हियर, चाइना विंस इन नेपाल ग्राउंड, आज पूरा वो नेपाल ही खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी कोई ठीक ठिकाना नहीं है कि नेपाल का गवर्नमेंट कौन बनेगा, कौन सा इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा, नेपाल का जो हालत है वो कैसे थोड़ा बहुत स्टेबल होगा, इसका कोई आज के टाइम पे कोई डेटा नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिलहाल नेपाल से सब भाग के इंडिया की तरफ आ रहे हैं। इंडिया का जो भी बॉर्डर गार्ड है, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, जो मतलब आपका इंडिया और नेपाल बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, उन लोग भी बहुत कॉशियस है कि इसी मौके को यूज करके बहुत सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट नेपाल के रूट के थ्रू इंडिया ना घुस जाए। ओके, अलॉन्ग विथ नॉर्मल आम नेपाली जनता के साथ। तो अब एक बात सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है गाइस, वो बात क्या है कि मुनीर अब तेरा क्या होगा। मतलब ये न्यूज 18 का एक पोस्ट दिखा रहा हूं कि देखिए बांग्लादेश पे यंग जो किड है फ्रस्ट्रेटेड होके, जो भी था उन लोग के मन पे हसीना गवर्नमेंट को पलट दिया। नेपाल पे सेम हो गया। आज के डेट पे नॉर्मल जो यंग जनरेशन है, पाकिस्तानी यंग जनरेशन, उन लोग इंडिया के साथ लड़ाई नहीं चाहते, उन लोग एक अच्छा कंट्री चाहते हैं, स्टेबल कंट्री चाहते हैं, एक रिच कंट्री चाहते हैं। तो उन लोग के अंदर भी धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा है अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ और पाकिस्तान जो सरकार है उसके खिलाफ। तो बोल रहा है कि अब तो नेपाल हो गया जो चाइना के गोद पे बैठता था, बांग्लादेश हो गया, अब पाकिस्तान चाइना के गोद पे बैठा है। तो अब बोल रहा है कि मुनीर तेरा क्या होगा देख। तो अब ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट टारगेट ये जो जेनजी है, स्टूडेंट है, यंगस्टर है, इसका नेक्स्ट टारगेट होगा पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान मिलिट्री। आपको अगर ये वीडियो पूरा समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान क्या नेक्स्ट टारगेट सही में पाकिस्तान हो सकते हैं? आप कमेंट पे बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।